में कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि एक बहुत बड़े लेखक के 100 साल के उपलक्ष्य में उसकी जयंती मनाई जा रही है, इस नज़रिए से खास है। दूसरे इस नज़रिए से भी खास कि यह प्रेमचंद की परंपरा का, जो हमारे हिंदी समाज में जो हमारे सबसे बड़े पुरखे थे, उनकी परंपरा का सबसे बड़े सितारे के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तीसरा इस वजह से भी महत्वपूर्ण है कि यह एक ऐसे लेखक का स्मरण है जिसने अपना सारा जीवन एक सक्रिय लेखन को समर्पित किया और लगभग 75 साल की उम्र में जब सब लोग लिखना बंद कर देते हैं, तब उसने अपना सबसे बड़ा उपन्यास, सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास इन्हीं हथियारों से उसने रचा। तो आप एक देखिए, सतत यात्रा, एक ऐसे लेखक का स्मरण करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं कि जिसका पूरा जीवन एक सतत रचनात्मक यात्रा से समृद्ध रहा। यह एक नैतिक, एक वैचारिक, एक प्रगतिशील लेखक के 100 साल पूरे होने पर उसका स्मरण का अवसर। मेरे लिए यह एक और मायने में महत्वपूर्ण है कि लगभग मैं कहना चाहता हूँ और बार बार कहा हूँ कि एक ऐसे कथाकार का स्मरण है जो मेरे लिए एक उस्ताद की तरह थे, जिनकी रचनाओं से इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ पढ़ करके जाना है, और इसके अलावा जीवन में भी उनके सानिध्य में रह करके बहुत सारी बातें जो उनके लेखन ने तो सिखाया ही, उनके व्यक्ति ने भी सिखाया। मेरा लगभग, मैं बहुत कम उम्र का था तभी मेरा उनसे परिचय हो गया था। मैं बीए सन 78 की बात होगी, मैं बीए में पढ़ रहा था सुल्तानपुर से, और वो कालिया जी के यहाँ वो प्रायः जाते थे और मुझे वहीं पर उनसे मुलाकात हो गई। फिर बाद में पढ़ने गया मैं वहाँ पर, तब भी उनसे, कालिया जी का घर भी मेरे घर जैसा था, और वहाँ पर भी मैं जाता था तो रोज करीब जब भी मैं जाता था वहाँ उनसे मुलाकात होती थी। तो एक नियम सा बन गया था कि जब अमरकांत जी निकलते थे कालिया जी के यहाँ से, तो मैं उनको छोड़ने के लिए मैं भी कहता था चलिए आपको मैं छोड़ देता हूँ। तो कोई ऐसा नहीं मेरे पास कोई वाहन था, केवल साथ था, तो मैं कहता था चलिए। तो कई बार वो जो चौक, अगर आप लोगों को इलाहाबाद के जो लोग होंगे उनको भूगोल पता होगा, तो जो कोतवाली जहाँ पर है, कालिया जी की गली से निकलिए तो कोतवाली पड़ती है, वहीं से वो रिक्शा पकड़ते थे। तो अब मैं छोड़ने जाता था, लेकिन वही घंटों खड़े होकर के हम लोग बातें वो करते रहे। मैं क्या करता था, मैं तो सुनता था केवल, और केवल सुनना ही चाहता था, मैं बातें करता रहता था। और कई बार इतना उत्साहित हो जाता था कि जब वो इधर आ गए कल्याणी की तरफ, हाँ करेली की तरफ तो ये जाता था, और फिर ये जो दूसरा रास्ता था कल्याणी की तरफ वो कुछ दिन रहने लगे। तो मैं कई बार तो इतने में उत्साह में आ जाता था कि मैं पैदल ही उनको उनके घर तक छोड़ने चला जाता। और लेकिन इतनी मुलाकातें होंगी, लेकिन पता नहीं क्यों आज मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि अमरकांत जी कैसे दिखे मुझे, शकल सूरत में। तो बड़ी दिलचस्प बात है, मुझे उनकी एक ही छवि, गर्मी हो या जाड़ा हो, हर मौसम में, बारिश में, हर मौसम में उनसे मेरी मुलाकातें हैं। लेकिन एक ही छवि मेरे दिमाग में है कि वो बंद गले का कोट और मफलर लगाए। ये फोटो मत देखिए आप, इसमें भी मफलर लगाए। तो बहुत सादा जीवन उनका था। और फिर मैं माया प्रेस में काम करने लगा कुछ दिन, माया पत्रिका में। तो मैं तो दफ्तर से काम करके निकला, वो तो बॉस थे, मनोरमा पत्रिका के संपादक थे। तो मैं छुट्टी बजा ली मैंने, मेरे कहा निकल रहा हूँ। तो उनका वहीं भैरव जी भी काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि रोका, कहाँ जा रहे हो? मेरा छुट्टी हो गई, जा रहा हूँ। कहा मैं भी चलता हूँ। तो लगभग मैं 6 महीने वहाँ काम किया। 6 महीने में जितने कार्य दिवस थे, सबका एक नियम सा था कि साथ निकलते थे, फिर बीच में कहीं वो चाय पीने लगते थे, और कहीं मतलब एक घंटा 1.5 घंटा
तो ये जैसे तमाम गुरु लोगों का एक प्रवचन मिलता है, एक क्लास में आप लोग देते हैं, ऐसे मेरे गुरु ने मुझे ये जो 6 महीने का रहा, ये जो कालिया जी के घर से निकलने पर जो कोतवाली के पास एक अड्डा था, चौराहा था, वहां पर खड़े होकर के 1-1 घंटे 1.5 घंटे वो घूमते थे, तो काफी कुछ सिखाया उन्होंने। लेकिन मजाकिया भी थे, जैसे अभी प्रतुल जी ने बताया कि सिगरेट बहुत पीते थे। तो मुझे याद है माया, आप पहले उनका रूम पड़ता था, कमरा पड़ता था, हमारा मैं माया में था तो माया का बाद में पड़ता था। तो सिगरेट निकाली उन्होंने, सिगरेट पीने लगे, तो मैं देखने लगा छल्ला उनका, जिससे बताया यार तो लोग छल्ले निकालते थे, तो मैं भी देखने लगा, तो मुस्कुराए, कहा देखो सिगरेट पी रहा हूँ, छल्ले भी निकल रहे हैं, लेकिन इस चीज को जीवन भर याद रखना, सिगरेट के एक तरफ आग होती है, दूसरी तरफ मूर्ख मनुष्य। तो इसमें हमें ऐसी ऐसी बातें करते हैं। जैसे भी पत्नी का जिक्र किया, तो मुझे याद है कि जब मैं एमए पास करके जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, तो मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने पूछा कि अब क्या करोगे, जैसे पति से पूछा कि भाई क्या करोगे, मुझसे भी पूछा क्या करोगे, तो मैंने कहा कोई नौकरी मिल जाएगी, तब तो कामरेड थे हम लोग, तो हमने कहा नहीं तो क्या करेंगे, और टाइमर हो जाएंगे पार्टी के, और या जो है और या तो जो है फ्रीलांसिंग करेंगे। तो अमरकांत जी तो चुप रहे, लेकिन उनकी पत्नी जैसे कांप गई दहशत में जैसे, और ऐसी ही घबराई हुई आवाज में उन्होंने कहा कि बेटा फ्रीलांसिंग मत करना, हो सके तो पत्रकार भी मत बनना। तो ये उनका जीवन था, लुंगी पहने रहते थे वो घर में और दिखते रहते थे। कुछ बड़ी बुरी आदत भी उनसे, कुछ खराब ज्ञान भी मिला। खराब ज्ञान ये मिला कि जैसे उनको अपनी रचना शक्ति पर इतना भरोसा रहता था कि वो शीर्षक वगैरह और बाकी चीजों में कोई परवाह नहीं करते थे। एक बार मेरे गुरु राजेंद्र कुमार जी ने मुझसे कहा कि उनके घर गया था, तो उन्होंने कहा कि वो परिचय पत्रिका निकालते थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है, कहा अब कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा मैं अमरकांत जी के यहाँ जा रहा हूँ, तो उनका वो मुझे कहानी देनी है उनको, तो तुम तब फोन वगैरह तो था नहीं, तो तुम जा रहे हो लेते आना, मुझे दे देना। अच्छा है, मैं ले आऊंगा। तो मैं गया अमरकांत जी के यहाँ, तो सर थोड़ी देर रहा, फिर जब लौटने लगा तो उन्होंने कहा कि कहानी तो हो गई, मैंने कहा कहानी देनी थी आपको, कहा कहानी तो हो गई है लेकिन उसका शीर्षक नहीं रखा। मैंने सोचा, उसके पहले मैं सोचता था शीर्षक रखना तो बहुत बड़ी चीज है, मैं भी बड़ी मेहनत करता था, खूब जरा रहस्य रहे शीर्षक में। तो उन्होंने कहा अच्छा रख लूँ, हमने इतनी जल्दी रखने का, हाँ रख लें। तो ऐसे कहानी लिए थे, और लेटेस्ट है, ऐसे ऐसे पन्ने पलटते अच्छा कबड्डी रख दो शीर्षक। तो कबड्डी रख दिया उन्होंने उसका शीर्षक। अब मुझे लगा कि भाई इतने नए से किस तरीके से शीर्षक रखा जाता है क्या, लेकिन फिर मेरी ऐसी आदत खराब हुई कि मैं भी उसी तरह शीर्षक रखने लगा कि भाई जो भी आया एक शब्द का कोई शीर्षक रख दो जो है वो। तो यह भी एक मैं आपको सुनाना चाहता था, लेकिन जिसे जो मुख्य चीज मैं कहना चाहता हूँ कि वो है, मैं सबसे पहले उनकी कहानियों के संपर्क में आया, और सचमुच मेरी निगाह में, मैं कोई अवसर के अनुरूप बात नहीं कर रहा हूँ, सचमुच मेरी हार्दिक प्रतिक्रिया है कि मुझे वो जिसे कहते हैं सबसे बड़े कहानीकार मुझे लगते हैं हिंदी में, प्रेमचंद के बाद एक आधुनिक युग के वो सबसे बड़े कहानीकार लगते हैं। और क्यों लगते हैं उसको भी मैं थोड़ा कुछ कहानियों को आधार बना करके आप लोगों के सामने उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, जब ये हिंदी में प्रेमचंद के बाद जब एक कहानी, जिसे हम नई कहानी, जो सबसे गौरवशाली दौर था हमारा, स्वर्णिम दौर था जो कहानी का, उस दौर को आप देखें तो वो दौर क्या था, वो एक मॉडर्निटी का दौर था। नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, मॉडर्निटी पहले भी थी, लेकिन उस मॉडर्निटी में विचारधारा अधिक थी, और विचारधारा के साथ साथ एक हमें
साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई भी लड़नी थी। यानी उस मॉडर्निटी का जो स्रोत था वो ब्रिटिश थे और हमें उन्हीं ब्रिटिश से लड़ाई भी लड़नी थी। तो वो ब्रिटिशर्स को हम पराजित भी करना चाहते थे, लेकिन उनकी जो मॉडर्निटी लेकर के आए थे उसे एक्सेप्ट भी करना चाहते थे। तो ये उस मॉडर्निटी का द्वंद्व था। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया तो हमारे पास जो आधुनिकता थी वो आधुनिकता ये थी कि नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और नेहरू जी के मन में खुद एक मॉडर्निटी को लेकर के एक बहुत बड़ा स्वप्न था। तो आप देखें जितने हमारे नई कहानी आंदोलन के कथाकार थे, सबका जो नाभिक था वो आधुनिकता था, मॉडर्निटी था। लेकिन उस मॉडर्निटी को भी आप डिसेक्ट करें, जो जिसे गांव और शहर का विभाजन अभी नलिन जी ने कहा, मैं उसको दूसरे रूप में कहना चाहता हूँ कि एक मॉडर्निटी थी जो पर्सनल को केंद्र में रखती थी, जिसमें मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कुछ कमलेश्वर भी और भी तमाम सारे लोग। और बाद के दौर में भी देखिए ज्ञान रंजन, दूधनाथ, रवींद्र कालिया, ये सब लोग जो है एक मॉडर्निटी को एक उसके सापेक्ष जो है वो, जिसमें अपना निजी दुख यानी विवाह, प्रेम और टूटन, बिछुड़ना, महानगर में अजनबी बोध, ये सारी चीजें रहती थी, व्यक्ति केंद्रित है। लेकिन अमरकांत की मॉडर्निटी जो है वो उसमें मार्क्सवाद शामिल था। आप देखिए सारे लोगों के पास मार्क्सवाद नहीं था जब ये लोग लिख रहे, बाद में तो सब मार्क्सवादी हुए, लेकिन मैं जिस दौर की बात कर रहा हूं उस दौर में मार्क्सवाद नहीं था। अमरकांत की मॉडर्निटी में प्रगतिशीलता थी। वहां पर एक जो है द्वंद्व यह था कि नेहरू जी उनके भी हीरो थे, लेकिन समाज नेहरू जी के जो सपने थे वो दूसरी तरह के थे। समाज जो है वो पूंजीवाद, सिस्टम तो पूंजीवादी था, वो दूसरी दिशा में जा रहा था। तो ये द्वंद्व था। अब अमरकांत की लगभग जो कहानी संसार को आप देखें तो इसीलिए उसमें एक उम्मीद भी दिखती है और एक विफलता का कोहराम भी दिखाई देता है। ये विफलता का रुदन भी आपको दिखाई देता है। उनकी कहानियों का ये एक विशेष पहलू जैसे, और इसीलिए उनके किरदार जो हैं बहुत तबाही की मंजिल पर पहुंचते हैं। बहुत ही जिसे कहते हैं निम्नतम जो जीवन हो सकता है उसमें जीते हुए आपको मिलेंगे, लेकिन वो हमेशा एक उनके जिंदगी का जो स्वर है वो उसको आपको लगातार अमरकांत की कहानी में मिलेगा। लेकिन अमरकांत को आप इकहरे स्तर पर व्याख्यायित नहीं कर सकते। जैसे उनकी कहानियों का आप पाठ करें या पढ़ें तो जो उनकी क्लासिक कहानियां हैं उसमें आपको मशक्कत करनी पड़ती है। मशक्कत की कोई एक मीनिंग लेकर के नहीं चलते, वो इतनी संश्लिष्ट है कि वो मल्टीपल मीनिंग की कहानियां हैं, उसमें आप बहुत सारे अर्थ भरेंगे। और कई बार जैसे अभी नलिन जी बोल रहे थे हत्यारे कहानी को लेकर, अब अंत जो उसका है कि वो रोशनी में उनकी बाहें चमक रही है और हत्या किए हैं और लंपट भी थे, पेन जिसे कहते हैं वो किरदार, लेकिन है क्या कि नौकरी नहीं। तो एक ट्रेजेडी भी है, एक बड़ी अजीब सी कहानी है कि आपको उनके प्रति नफरत भी होगी, लेकिन अपनी टोटलिटी में वो ये कहानी मुझे लगा कि अमरकांत, मुझे ये भी लगा, तो नलिन जी ने कहा वो भी लगा, लेकिन मुझे लगा कि इसको ऐसे भी उस दृश्य को पढ़ा जा सकता है कि ये जो इतने सुंदर युवा है, ये रोजगार नहीं है इनके पास व्यवस्था का सपोर्ट नहीं है, तो ये लुटेरे हो गए, हत्यारे हो गए। एक पार्ट इन्होंने किया कि हत्यारे हैं और कितना भी आप सुंदर लगे लेकिन हत्यारे तो हत्यारे। लेकिन एक पार्ट उसका यह भी है कि वह जो रोशनी में उनकी मांसपेशियां चमक रही हैं, वो सुंदर दिख रहे हैं, वो अच्छे हैं, और आखिर क्यों लिखते हैं? तो जो सुंदरता का अंतिम दृश्य पर जो बिजली की रोशनी गिरती है और उसमें जो सुंदर है, तो एक ये बात थी। जैसे दोपहर का भोजन कहानी को लीजिए आप, दोपहर का भोजन कहानी का एक बार अमरकांत जी से बात हो रही थी तो वो बताते भी थे, कुछ कहानियों का स्रोत भी बताते थे। तो उन्होंने कहा कि वो इसमें अमृत बाजार पत्रिका में काम करते थे बहुत पहले, तो उसमें हड़ताल हो गई थी,
तो हड़ताल हो गई थी, तो काम धाम बेहतर नहीं था और ये सब लोग जितने लोग थे सब बातचीत करते थे। तो अमरकांत जी ने कहा वहीं पर एक कोई पहाड़ पे ही थे कॉमरेड जयदत्त पंत जी रहे। तो उन्होंने कहा कि साहब आप लोग क्या जाने भूख क्या होती है, मतलब इन लोगों से जो भूख है इसमें दिक्कत है। कहा आप लोग क्या जाने की भूख क्या होती है। भूख यह होती है कि आदमी भूखा रहता है लेकिन ये अपने परिवार में ही एक दूसरे से छिपाता है। ये उन्होंने एक वाक्य की डायरी में नोट किया। उनकी बहुत सारी कहानियां डायरी के नोट के आधार पर बनी है, तो उन्होंने नोट किया। और कितने वर्षों बाद जो भैरव जी का उनको पत्र मिला कि भाई कहानी पत्रिका के लिए कहानी भेजो, तो उन्होंने वो कहानी लिखी, 3 कहानियां लिखी। आप ये देखिए, वजह की बात, तीनों हिंदी की महान कहानियां हैं। डिप्टी कलेक्टरी, दोपहर का भोजन और जिंदगी और चोर। और वो बेरोजगार थे उस समय, घर में कोई काम नहीं था उनके पास और कुछ योजना बना रहे थे, तो तीनों उनकी ग्रेड कर। लेकिन दोपहर का भोजन में जैसे मैंने तद्भव का एक संपादकीय लिखा, तो उसमें भी जैसे ये एक पाठ से उन्होंने लिखी कहानी, उसका नलिन जी ने पाठ किया कि भाई उसमें झूठ जो है एक जो अनैतिक कर्म माना जाता है वो कैसे पवित्रतम कर्म के रूप में वहां दिखने लगता है। कैसे कितनी सुंदरता, वो झूठ ही एक कर रही है, वो झूठ से ही परिवार को जोड़ रही है। कोई किसी की तारीफ नहीं करता है, सब अपने फटे हाल हैं, भूखे हैं। लेकिन वो सिद्धेश्वरी जो है, हमने उसमें एक पाठ यह भी किया उस संपादकीय में, अमरकांत जी ने पढ़ा भी था। तो मेरा कहना था कि जो अंततः घर, वो जो सूखी रोटी है जो नीचे रखी हुई सबसे सीधी रोटी है, और जो सब्जी है जिसमें खाली शायद शोरबा है और कुछ चने हैं, मतलब सब्जी भी प्रॉपर नहीं है, क्यों आखिर वो एक स्त्री के ही नसीब में आती है। ये उसका एक मैंने अंत में सिद्धेश्वरी सबको जोड़ती है, इन सबको जोड़ने वाले के हिस्से में आखिर यही चीज आती है। एक पाठ मुझे भी लगा इसका। ऐसे आप चाहें मौत का नगर पढ़ें या उनकी मूस पढ़ें और जिंदगी और जोक भी पढ़ें, जैसे वो खुद भी क्लियर नहीं होते। जैसे ऐसा नहीं विचारधारा उनके पास की, वो खुद क्लियर नहीं होते हैं। वो कहते हैं पता नहीं ये जिंदगी जोक की तरह, रजुआ जो है जोक की तरह जिंदगी से लिपटा है या जिंदगी जोक की तरह उससे लिपटी है। तो एक लेकिन जिजीविषा जिसे कहते हैं, जो कि कलेक्टरी में इतनी डिफीट है लेकिन जिजीविषा है, अंततः उसमें उम्मीद, फिर कहता है लड़ना है। जब देखता है सांस आ रही है तो फिर कहता है लड़ना। कुछ कहानियां उनकी बड़ी ट्रेजिक भी हैं, ट्रेजिक या पैथेटिक जो भी कहें, जिसका अभी इन्होंने कहा मैं ही जिक्र करूंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे उनकी कहानी है तंदुरुस्ती का रोग। तंदुरुस्ती का रोग कहानी में है, यही लखनऊ उसकी लोकेल है। एक सज्जन है, सामान्य जीवन है और घर में किसी तरह फीस दे देते हैं बच्चों की और खाना पीना चल रहा है, लेकिन उनकी भूख बंद हो जाती है। उनको उनकी समस्या ये होती है, उनको भूख नहीं लगती है। अब वो क्या करें कि भूख नहीं लग रही है। और तो वो एक वैद्य जी, अमीनाबाद का लोकेशन है, वैद्य जी के पास जाते हैं। वो कहते हैं साहब हमको भूख नहीं लग रही है। तो कहते हैं कि भूख नहीं लग रही है, अच्छा ठीक है। देखा नाड़ी वाड़ी तो दवा दी उन्होंने, कहीं दवा खाइए और आप जो है परहेज से रहिए, हरी सब्जियां खाइए, फल फूल खाइए, खूब दूध पीजिए और दही खाइए। तो वो सब बता के उनको नुस्खा दे करके लेकर के चले आते हैं। पत्नी को बताते हैं ये बताया है कि वैद्य जी ने, कहते हाँ हाँ। तो पत्नी भी गई उनके लिए, फल फूल ले आई, दूध उनका बन गया और मतलब उनके स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी जागरूकता आ गई। लेकिन अब उसकी ट्रेजेडी ये हुई कि बच्चे का दूध कट गया, बच्चे का दूध कट गया। अब कैसे पिए, भूख मांग भी रहा है, पति कह रहे हैं इनका इलाज लेना है और उसके अलावा फीस जमा करने के पैसे नहीं है, कोई भी जरूरत आ गई है, एक बैलेंस ही बिगड़ गया। कितनी मामूली सी चीज है जो हर नागरिक को मिलना चाहिए, लेकिन हमारी ये समाज व्यवस्था उसे नहीं देती, वो नहीं मिल पाता। तब अंत में कहानी ये है कि वो फिर उसी वैद्य जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब फिर मेरा आप पुराने पे ही लौटा दीजिए, बताइए कैसे। यहाँ कहानी खत्म।
जैसे एक और उनकी कम मशहूर कहानी है, तो जो अमर कांत में कहानी के भीतर जो बिटवीन है, मतलब जो नहीं लिख रहे हैं वो इतने अर्थ उनकी कहानियों में होते थे, जो शब्दों में नहीं है, शब्दों के पार इतना अर्थ भरते थे कि जो बड़े दिग्गज लेखक ही कर पाते हैं। जैसे उनकी एक कहानी है, केले पैसे, केले हाँ केले पैसे और मूंगफली। केले पैसे और मूंगफली एक घर में है, तो अब पैसे ही नहीं है उनके, मतलब कोई आता है क्या बच्चा, तो बच्चे का होता है, बच्चे को पैसे का केला खरीद दीजिए, तो मारते हैं पिताजी उसमें 4-5 तमाचा, क्योंकि पैसे ही नहीं है, महीने का आखिरी चल रहा है, तो तमाचा मारते और रोते रोते सो जाता है। अब आप समझ सकते हैं आप लोग कि अगर एक बच्चा आपकी मार से रोते रोते सो गया, तो उसको सोते हुए उस रूप में देखना एक माँ के लिए, एक पिता के लिए कितना तकलीफ देगा। तो पछताते भी हैं कि मार दिया। खैर पत्नी कहती है हम भी मार देते हैं, तो पता नहीं, फिर पत्नी कहती है कि तुमने ज़रा तेज मारा, ऐसा उसमें चलता भी रहता है, देखो उसके निशान पड़ गए। तो फिर कहते हैं अच्छा इसको केला तो खिलाना ही पड़ेगा, तो कहते हैं कि कैसे खिलाओगे, तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो 2 पैसा थी, 4 पैसा 5 पैसा तो होगा घर में, ऐसा थोड़ा इतना बड़ा घर है, कहीं 2 सिक्का तो मिल जाएगा। तो पूरे घर की, अब अमरकांत का जो शैली है, पूरे घर की ढुलाई होती है। हाँ हाँ, नहीं तो फिर ये मतलब कहते मिलेगा नहीं, तो ये कहते हैं मिलेगा कैसे नहीं भाई, अब कहीं नहीं कहीं, अच्छा शर्त लगा लो, 10-10 रुपए की शर्त, उस जमाने में 10 रुपए की शर्त, तो 10 रुपए की शर्त लग जाती है। अब शर्त लगने के बाद फिर नहीं मिलता है, तो कहते अच्छा कुछ तो करूंगा यार, मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, मैं कुछ करके रहूंगा। फिर वो अखबार में घर, वो भी कुछ दिन पहले बेच चुके थे, रद्दी अखबार था, आधा किलो अखबार था, तो अब उसे कैसे बेचे, उसे शर्म भी आ रही थी उसको लेकर के बाहर निकलते हुए। तो अब बहाने बनाते हैं, एक आदमी मिल गया, उसने कहा भाई कहाँ, तो कहते अरे वो एक हमारे ऑफिस के थे, उन्होंने पुराना पिछले 15 दिन का अखबार मांगा था, तो मैं वो लेके जा रहा हूँ उनको देने। क्या अखबार वो बेच करके पैसे मिलते हैं, केले भी लेते हैं और फिर और कुछ एक और चीज ले लेते हैं, फिर पैसे बचते हैं। तो उसकी मूंगफली 2 आने की मूंगफली जितनी भी मिले, उसने कहा 2 आने की कहा जितनी भी मिले दीजिए। अब वो घर आते हैं, देखिए कितनी ट्रेजिक स्थितियां, तो ये मैं कह रहा था ये ट्रेजिक स्थितियों में भी कैसे एक उम्मीद। तो वो कहते हैं कि आते हैं, देते हैं, बच्चे को उठाते हैं, तो उसको केला देते हैं और खुश हो जाता है, एक और कोई चीज है वो भी देते हैं, खुश हो जाता है। तो पत्नी से कहते हैं, पति कहते हैं हमारे 10 रुपए, तो पत्नी कहती है मेरे 10 रुपए। तो अमरकांत जी लिखते हैं कि वो मूंगफली निकाल के देते हैं, 1 दाना 2 दाना, तो 10 दाने जो है वो मूंगफली के उसके पास। तो ऊपर से आपको कॉमिक लग रहा लगेगा, लेकिन भीतर से कितना आंसू है इस कहानी में। तो ये उनकी बड़ी विशेषता थी कि आप कह कुछ रहे हैं और उसका अर्थ जो है वो कुछ निकल रहा। मौत का नगर कहानी कहा गया कि सांप्रदायिकता पर कहते नहीं लिखा, अकेली एक कहानी जो है सांप्रदायिकता पर अकेले ही उसको आप कर दीजिए तो बहुत भारी कहानी पड़ेगी। वो हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी बातें कही जाती हैं कहानी, उसमें बस इतना ही दंगा हो चुका है और लेकिन लोग अपने इलाके में निकल भी रहे हैं। एक रिक्शे पर एक हिंदू सज्जन बैठते हैं और जब वो पहले शेयरिंग रिक्शे होते थे और देखते हैं, जब जिसे पलट के देखते हैं बगल में एक मुस्लिम बैठा हुआ, अब दोनों को लगता है कि अभी मार देगा मुझे चाकू निकाल के, लेकिन दोनों कैसे भीतर से लाचार है कि पूरी कहानी की जो निटिंग वो भय और प्रेम इन दोनों के तंतुओं से वो कहानी बुनी गई है। फिर स्त्रियों को एक बार ये भी सुनने में आया कि किसी ने कहा कि भाई स्त्रियों का कम। अब सिद्धेश्वरी एक स्त्री किरदार जिसके बारे में मैंने बताया, वो डायरेक्ट कोई विमर्श नहीं रचते थे, वो उनका तरीका नहीं है। जैसे उनकी एक कहानी है, एक निर्णायक पत्र, निर्णायक पत्र, उसमें एक सज्जन है वो बहुत कोचिंग देते हैं एक लड़की को और बड़ा उसको आगे बढ़ाते हैं और वो सफल भी हो जाती है, वो डॉक्टर हो जाए, मतलब डॉक्टरी में सिलेक्ट हो जाती है, वो लखनऊ पढ़ने चली जाती है और ये वादा करते हैं पत्र लिखोगी
हाँ, तो ये वो नहीं लिखती है। फिर ये उसके यहाँ जाते हैं और बड़ा डांट डपट वगैरह करते हैं, जो है उसके साथ जो है बड़ी बदतमीजी करते हैं। फिर उसमें एक पत्र लिखते हैं, यानी जब आपका वो संपत्ति बनने से, जब तक आपको ये है कि भाई ये मेरी संपत्ति है, जिस दिन वो नो कहती है या खुद निर्णय लेना शुरू करती है, खुद अपने व्यक्तित्व की तलाश करती है, तो मुश्किल हो जाती है। तो एक स्त्री और पुरुष की चेतना का ये जो अध्ययन है, वह भी अमरकांत जी के यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा। एक कहानी बड़ी दिलचस्प लड़का लड़की है, जिसमें एक सज्जन एक लड़का लड़की में प्रेम हो जाता है और इनको लड़का थोड़ा वो प्रेम है और सोच रहे हैं कि भाई समाज को मैं एक धक्का दूंगा, इस बड़े बड़े समाज को मैं प्रेम विवाह तो करूंगा ही। लेकिन लड़की से पिता पूछते हैं, कहते हैं क्या है तुम्हारा, कुछ है क्या ये? तो लड़की बता देती है। तो कहते हैं कि अम्मा खिलाफ है। तो माँ को भी समझाते हैं, कन्विंस करते, कहते लड़की जब बड़ी हो गई है तब जहाँ ये चाहती है वहीं कर देते हैं। तो लड़की बेचारी रात में जो है वो खबर देने के लिए अपने प्रेमी के पास वो रात में ही आती है। अब इनको बड़ा धक्का लगता है कि भाई हम तो क्रांति करने चले थे, ये तो बड़ी आसानी से शादी हो जा रही है, मान गए। तो वो कहते हैं कि मैं समझ गया तुम लोगों का ये जाल बट्टा था मुझे फंसाने का। तो ये जो कॉमिक सिचुएशन में बड़ी गहरी त्रासदी है, ये अमरकांत की एक ऐसी विशेषता है। जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे कफन में प्रेमचंद करते हैं। कफन को एक बहुत बड़े लेखक ने हास्य रस की कहानी बता दिया। अमरकांत जी ने ही मुझे बताया, हिंदी के बहुत बड़े दिग्गज, बहुत बड़े कथाकार और कवि आलोचक सब, तो उन्होंने पहले उसको हास्य रस की कहानी बताया। अमरकांत ने उसका, उन्होंने कफन पर एक लेख भी लिखा था, अद्भुत लेख। मुझे लगता है कफन पर पहली बार एक नए नजरिए से उतनी अच्छी व्याख्या किसी ने की थी, सारिका मिश्रा था। तो अमरकांत का तो ऐसे एक और कथाकार, जब शुरुआती दौर में ही किसी ने, मैं अमरकांत जी का प्रशंसक था, तो उन्होंने कहा कि अरे ये दाल भात की कहानी लिखते हैं, क्या लिखते हैं ये। फिर हिंदी के एक दूसरे बड़े कथाकार से मेरी बात हो गई, मैंने पूछा भाई अमरकांत की कहानियां कैसी लगती है। तो उनका बाकी तो ठीक है, लेकिन चाट मसाला थोड़ा और होना चाहिए। तो ये बिना चाट मसाला विहीन कहानियां लिखते थे वो आपके दर्द को और परिवर्तन को और उम्मीद को बचाए रखने की कहानियां लिखी थी। और उन्होंने न केवल लिखा बल्कि लगातार लिखा और लगातार अच्छा लिखा। और जैसा कि मैंने कहा कि उनका जीवन बहुत विपरीत था, बहुत विपरीत परिस्थितियों में थे वो, लेकिन इतने खुददार व्यक्तित्व के धनी थे वो। कभी कोई दैन्य नहीं उनके व्यक्तित्व में था, हमेशा एक सिर ऊंचा करके उन्होंने बात किया। और न केवल बात किया बल्कि जितना हो सकता था उन्होंने अपने संगठन के प्रति, अपनी विचारधारा के प्रति वो सजग रहे और उसके प्रति प्रतिबद्ध रहे। तो ऐसे अवसर पर मुझे लगता है कि बार बार अमरकांत की चर्चा अभी होगी इस शताब्दी वर्ष में, और उन्हें हम याद करेंगे। और याद करने का मतलब किसी बड़े लेखक को केवल ये नहीं है कि उसे हम केवल अपने वक्तव्यों में याद करें, बल्कि उसके विचारों को, उसके लेखन को, जितना कुछ हम लोग अपने भीतर उतार सकते हैं उतारें। शुक्रिया।